चलिए भाई, नमस्कार। गुड आफ्टरनून बेटा, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल है आप सभी के? साउंड वीडियो सब प्रॉपर? प्लीज एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या सब ठीक ठाक चल रहा है? यस और नो, एवरीथिंग इज ओके? प्लीज अपडेट करें कमेंट बॉक्स में। सब बढ़िया है? जल्दी से बताइए भाई एक बार। हम्म तो एक बार जरा मुझे याद दिलाओ, कल की क्लास में लास्ट हेडिंग मैंने आपको क्या पढ़ाया था? नमस्कार बेटा भाई, जहां तक मुझे याद है मैंने शायद कल आपको एनएनपी के बारे में बातचीत करना शुरू करा था, है ना? हाँ जी, मार्केट प्राइस वाला पढ़ लिया था और ये बोला था कि जो सेकंड वाला पार्ट है फैक्टर कॉस्ट एफसी वाला, उसको मैं आज बताऊंगा, है ना? उसका फुल फॉर्म बताया था, बाकी बोला था आज बताएंगे क्योंकि उसको समझाना था थोड़ा सा और चीज़ों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, तो कल की क्लास में लास्ट में जो आपको छोड़ा था वो एनएनपी पे छोड़ा था और एनएनपी पे हमने दो टाइप बताए थे, एक एमपी, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, बाजार की कीमतों पर, और एक एनएनपी बताया था फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, साधन या कारक लागत पर। जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसे फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपी कहते हैं और इसको लिखने का तरीका बताया था ऐसे करके, इस तरीके से हम एफसी नीचे लिख देते हैं छोटा सा, है ना? ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, प्रश्न ये है कि है क्या ये? चलो अब जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए भाई, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे एक वर्ड है फैक्टर कॉस्ट। बच्चों ये जो फैक्टर वर्ड है ना, ये कहाँ से निकला है? ये फैक्ट्री से निकला है ना? यानी कि फैक्टर कॉस्ट का मतलब फैक्ट्री की लागत। ठीक है, एक तरीके से अगर बात करा जाए, ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? ये वो लागत है जिसका इस्तेमाल किसी चीज के उत्पादन के लिए होती है ना? मतलब वो खर्चा जो किसी चीज का निर्माण करने के लिए किया गया, उसे क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। तो पेपर में यही क्वेश्चन आया था एक बार कि बताओ फैक्टर कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो एक तरीके से बच्चों एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, ठीक है, जो किसी चीज का निर्माण कर रही है, तो भाई जब इसमें कुछ डालोगे जब ही तो बन के आएगा, है ना? और जो हम यहाँ पे कुछ चीजें जो हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? इनपुट। जैसे कंप्यूटर में पढ़ा होगा आपने, इनपुट होता है और जो निकलता है उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट। ये तो होता है इनपुट और आउटपुट कंप्यूटर की भाषा में। तो बस यहाँ पे भी यही हो गया। तो पेपर में यही क्वेश्चन आया कि बताओ फैक्टर कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, और ऑप्शन उसका यही था। आंसर क्या था? इसका दूसरा नाम था, इसे इनपुट कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट लागत कहा जाता है या इनपुट कॉस्ट के नाम से जानते हैं। खत्म कहानी। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो ये इनपुट कॉस्ट है। इनपुट कॉस्ट पर का मतलब होता है यही वो लागत है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है। आइए, अब ये तो समझ में आ गया होगा फैक्टर कॉस्ट होती क्या है। अब एक क्वेश्चन ये है कि इसका फॉर्मूला क्या है ना? आ जाओ, वही पुराना प्रोसेसिंग, वही पुराना सिस्टम। क्या? जैसे हमने सबसे पहले किससे दोस्ती करी? जीडीपी से, इसकी सहायता से जीएनपी से, इसकी सहायता से एनएनपी मार्केट प्राइस। यहां तक हम आ गए थे। अब आप बताइए, जब इसका फॉर्मूला होगा तो इसका फॉर्मूला इस पे ही तो डिपेंड है, तो इसी की सहायता से निकलेगा फैक्टर कॉस्ट, है ना? आ जाओ फिर। यानी कि इसके फॉर्मूले में सबसे पहले तो आंखें बंद करके लिख दो एनएनपी और नीचे लिख दो एमपी। एमपी मतलब बाजार की कीमत, मार्केट प्राइस, है ना?
अब बच्चों आप ही मुझे बताइए इसके फॉर्मूले में क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, आप खुद सोच के बताओ, जल्दी बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप देंगे, क्योंकि कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था। जल्दी बोलो सारे बच्चे फटाफट, क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ, फॉर्मूले प्लस या माइनस। हम्म हम्म क्या आएगा भाई? माइनस आएगा प्लस आएगा? अभी पता चल जाएगा, तुम्हारा 1 सेकंड में खेल खत्म हो जाएगा। तुम घर पे कितना पढ़ते हो, तुम कितना पढ़ते हो, दूध का दूध पानी का पानी, अभी सेकंडों में हो जाएगा, प्लस होगा। अच्छा बेटा, एक बात पूछूं, कल मैंने कुछ बात बताई तुमसे, इसका नाम बताना क्या होता है, फुल फॉर्म? नेट नेशनल प्रोडक्ट। कितनी बार मैंने कल चिल्ला चिल्ला के बोला होगा कि जहां पे भी नेट आता है उसका मतलब क्या होता है, काटा पीटी होता है, माइनस होता है, यानी कि कुछ घटाते हैं, बताया था। तो इतनी बुद्धि भी लगाने में अब क्षमता नहीं रही क्या दिमाग में, है भैया? इतनी बुद्धि नहीं समझ लगा पा रहे हैं? कल चिल्ला चिल्ला के तुम्हें 3 दिन से ये बता रहे हैं कल से कि जहाँ पे भी नेट आता है तो माइनस होता है, तुम्हें कॉमन सेंस लगाना चाहिए, इसमें तो सोचना ही नहीं है यार। ये तो तुम्हारा आंसर सेकंडों में आना चाहिए था, उसमें प्लस प्लस लिख रहे हो, पता नहीं क्यों। अरे कॉमन सेंस की बात है, जब नेट है तो माइनस आएगा, कोई रटना पड़ना है ही नहीं, सिंपल सा बात है। अरे हाँ है ना, सिंपल सी बात है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब भी गलत दे रहे हैं ना, तो इसकी मतलब पढ़ाई जान लो, तुम्हारी नीलबटा सन्नाटा चल रही है, क्योंकि तुम घर पे कॉपी किताब खोल के नहीं बता रहे, खोल देख रहे हो, है ना? समझ में आया? तुमने पढ़ाई में आग लगा रखी है। अब सोच लो नौकरी किसको मिलेगी फिर, तुम्हें तो मिलने से रही भाई, जब ऐसे हालात होंगे तो घंट कहाँ से नौकरी मिलेगी यार। आया समझ में? इतना सरल सी बात नहीं आप बता पा रहे हैं, क्या ही करें। आइए, तो अब प्रश्न ये है, देखो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगा, ये इससे पहले वाले पे डिपेंड करेगा, यानी कि मार्केट प्राइस पे डिपेंड करेगा, है ना? अब जरा ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, मैं आपको सीधे सीधे समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, ठीक है बेटा, समझ गया मैं तुम्हारी बात। अगर इसका फालतू कमेंट आया ना इस बार, ये जीवन का लास्ट कमेंट होगा इस क्लास का, इसका। हम्म चलिए, अब जरा इधर समझो, अब बच्चों इधर थोड़ा समझो बेटा, टाइम निकालना पड़ता है रिवीजन के लिए, है ना? आइए इधर आइए, अब मेरे शब्दों को ध्यान दो, थोड़ा इसके ऊपर जो है बात कर लेते हैं, है ना? क्लियर है? ठीक, चलिए आइए, आइए इधर आइए। बच्चों देखिए भाई, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट जो है हमारा, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट जो है, अगर उसके बारे में अगर हम बातचीत करते हैं तो वो मार्केट प्राइस से बने निकलेगा, है ना? और मार्केट प्राइस में तो कुछ घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बच्चों अगर हम ध्यान दें, यहाँ पे क्या है, नेट वर्ड है। अब जरा ध्यान सुनना, अब प्रश्न यह है कि सर क्या माइनस करेंगे, आइए थोड़ा सा दिमाग लगा के चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां से हमें क्या घटाना है बच्चों, एक बात बताओ, इसका नाम क्या है, मार्केट प्राइस। मार्केट में क्या लगता है भाई, आपको पता है बेटा, जब भी हम कोई भी चीज बाजार में जाते हैं खरीदने, तो सरकार वहां पे क्या लगाती है, सरकार वहां पे टैक्स लगाती है। अरे हाँ है ना भाई, अगर आप कोई भी चीज लेने जाएंगे तो वहां पे सरकार को टैक्स पे करते हैं, नहीं करते? तो मार्केट में तो टैक्स लगता है, तो यानी कि क्या करना पड़ेगा, टैक्स को हटा दीजिए, है ना? तो यहाँ पे यही तो हटाना है, और क्या करना है, ठीक? भाई आपको इनपुट की कॉस्ट निकालनी है, खुद सोचो, दिमाग लगाओ, इनपुट कॉस्ट निकालना है, तो इनपुट निकालने के लिए टैक्स हटाओगे जब भी तो आएगा, तो टैक्स को हटाना पड़ेगा, है ना? तो माइनस क्या करेंगे, अब देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, मेरे शब्दों को देखना, माइनस, अब यहां पे भी ट्विस्ट है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज करा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, हिंदी में कहते हैं सर अप्रत्यक्ष कर। अब आप बोलोगे सर ये क्या बवाल है, आइए बताते हैं। अब देखो बच्चों, अब अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने
फिर से दोबारा से लिख दिया नेट, है ना, फिर से नेट लिख दिया, तो यानी कि सीधी सी बात है फिर से हटाना पड़ेगा इसे, फिर कुछ काटा पीटी होगी, है ना। अब क्या हटाना पड़ेगा, देखो भाई कोई भी चीज अगर मार्केट में बिक रही है, कोई भी चीज अगर मार्केट में बिक रही है तो वह टैक्स तो लगता ही है, और टैक्स क्या लगता है, जीएसटी लगता है, भाई जीएसटी ही तो लगाता है। और जीएसटी क्या है, अगर आपने पता है तो अच्छी बात, नहीं तो हम आगे पढ़ेंगे क्लासेस में। तो जीएसटी बच्चों एक अप्रत्यक्ष कर ही तो है ना, इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन अब आप मुझे बताओ इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको निकालने का फॉर्मूला यहां लिख देता हूं मैं इसके आगे ब्रैकेट में, है ना। तो यानी कि जो भी सरकार ने अप्रत्यक्ष कर लगाए हैं, टैक्स लगाए हैं, उसमें से अप्रत्यक्ष करों में से या इनडायरेक्ट टैक्सेस में से। लेकिन बच्चों आपको ये भी तो पता है कि सरकार हमारे ऊपर टैक्स लगाती है, लेकिन बदले में हमें क्या देती है, हमें सब्सिडी देती है। जल्दी बोलो हाँ या ना, आया बात समझ में, सब्सिडी मिलती है नहीं मिलती है, जल्दी बोलो यस और नो। भाई आप अगर देखेंगे तो बहुत सी जगह सब्सिडी मिल रही है। अरे सब्सिडी क्या होती है भाई, सब्सिडी होती है सरकार के द्वारा दी गई हमें और आपको क्या, आर्थिक सहायता या छूट कह सकते हो आसान भाषा में, है ना। तो जहां पे अगर आपको सरकार ने सब्सिडी दी है तो सब्सिडी को भी तो हटाओ भाई, सब्सिडी को भी तो हटाओ, क्लियर है भाई, सब्सिडी भी तो माइनस करनी पड़ेगी। आप देखते हैं कि अगर आप कोई भी चीज मार्केट से खरीदेंगे तो आपने देखा होगा बहुत सी जगह सरकार सब्सिडी दे रही है। जैसे आप हमारे उर्वरक लेने जाते हो, वो हमारे फर्टिलाइजर्स हो गए, गैस पर देख लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर देख लो, सोलर पैनल पर देख लो, सब्सिडी मिलती है मिलती है, तो सब्सिडी को माइनस कर देंगे, सब्सिडी को हटा देंगे। तो यही जो अंतर है इन दोनों का, टैक्स और सब्सिडी का, इसे ही बच्चों बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, या शॉर्ट फॉर्म में इसे एनआईटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एनआईटी, एनआईटी इसकी शॉर्ट फॉर्म बना दी। तो यानी कि अगर हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस में से हम क्या करेंगे, जल्दी बताओ, हम मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे, खत्म कहानी। क्लियर हुआ, जल्दी बोलो सारे बच्चे, फटाफट आया ना, फटाफट भाई ये सारे बच्चे बताइए, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया, जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो क्या ये पॉइंट क्लियर है। और मैंने आपको बताया था यही जो वैल्यू निकल के आती है फैक्टर कॉस्ट पे, इसका ही दूसरा नाम है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। तो यही तो है राष्ट्रीय आय, जल्दी बोलो सारे बच्चे फटाफट हाँ या ना। तो इस तरीके से हमने क्या करा, ये जो अपना सफर था, देखो इस सफर पे आए थे हम, याद है राष्ट्रीय आय तक जाने का तरीका क्या था, सबसे पहले जीडीपी से दोस्ती, फिर जीएनपी से दोस्ती, फिर एनएनपी एमपी से दोस्ती, और अपनी मंजिल यही तो थी भाई, यहीं तो रुकना था। तो देखो अपनी मंजिल पे पहुंच गए, पहुंच गए नहीं पहुंच गए, जल्दी बता दीजिए हाँ ना, है ना। अपनी मंजिल तक हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकाल के पहुंच जाते हैं, और जो यहाँ पे आंकड़ा मिलता है ना, जो यहाँ पे आंकड़ा मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। क्लियर है, चलिए एक बात और सुन लो। अब आप कह रहे हैं एक बार और बता दें, एक बार और सुन लो। तो बच्चों कुछ नहीं है, एनएनपी मार्केट प्राइस तक कल की कहानी तो समझ में आ गई होगी, है ना। तो कल की कहानी जो हमने समझ में आ गई थी, ठीक है क्लियर, उसमें से हमने क्या करा, देखो मार्केट प्राइस, एमपी माने मार्केट प्राइस, तो मार्केट में क्या जुड़ा होता है बेटा, टैक्स लगे होते हैं, तो हमने टैक्सों को माइनस कर दिया। लेकिन आपको एक बात और पता है कि सरकार टैक्स के अलावा हमें छूट भी देती है। बच्चों सब्सिडी माने क्या होता है, अरे सब्सिडी का आसान भाषा में मतलब होता है हमारे देश के नागरिकों को मिली गई छूट, आसान भाषा में डिस्काउंट बोलते हो, छूट बोलते हो, जो सरकार हमें छूट देती है वही तो सब्सिडी है। अरे कहते नहीं हो, अरे भैया सरकार गैस पे सब्सिडी दे रही है, सरकार इलेक्ट्रिक जो व्हीकल ले रहे हो आपकी गाड़ियां हैं बिजली वाली, उस पर सब्सिडी दे रही है, सोलर पैनल पे सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी मतलब क्या, छूट ही तो है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख की सब्सिडी मिल रही थी, मिली थी, घर बनवाने में 2.5 लाख रुपए आ रहे थे खाते में। तो सब्सिडी क्या है, सरकार के द्वारा हमारे देश के नागरिकों को की गई आर्थिक सहायता। जो सरकार हमें आर्थिक सहायता प्रदान करती है बेटा, उसे ही बोलते हैं हम क्या, है ना, सब्सिडी बोलते हैं। यानी कि आसान भाषा में यह क्या है, एक आर्थिक सहायता है ना, जो सरकार हमारे देश के नागरिकों को देती है। क्लियर है। तो आर्थिक सहायता अगर बात करा जाए, अगर मिल रही है तो उसको घटा देंगे टैक्स में से, खत्म कहानी।
क्लियर हुआ? जल्दी बोलो। और ये दोनों का अंतर कहलाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, या शॉर्ट फॉर्म में NIT कह सकते हो। और इसी को पूरे में से माइनस कर दिया तो NNP फैक्टर कॉस्ट मिल गया। और यही जो NNP फैक्टर कॉस्ट है, इसी को प्यार से राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हमने क्या करा, अपनी मंजिल तक पहुंच गए जिसका नाम है नेशनल इनकम। अब मैं आपको जो कल की क्लास से, है ना, कल की क्लास से लेकर आज तक के हमारे जो फॉर्मूले हैं उसको लेकर थोड़ा सा बातचीत कर देते हैं, है ना। देखिए भाई, अगर मैं समरी देखूं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा समझेंगे तो सबसे पहले देखो हमने क्या करा था, राष्ट्रीय आय तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमने यहां बताते हैं, सबसे पहले हमने ऐसे ले दो, देखो सबसे पहले हमने क्या करा, GDP निकाली, है ना। सही बात है? जल्दी बोलो हाँ, पूरा रिवीजन हो जाएगा चैप्टर का, जब तक हमने पढ़ा है कल से अब तक का रिवीजन हो जाएगा। क्लियर? GDP निकाली। अब GDP कैसे निकाली, इसके 3 रास्ते थे, 1 2 3। याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है? जल्दी बताओ हाँ है ना भाई। 3 रास्ते थे, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और उत्पादन विधि। ये 3 रास्तों से हम पहुंचे थे, तीनों से हमें एक ही जगह पहुंचने की प्राप्ति हुई, तीनों से हम GDP के पास पहुंच गए। अब इसी GDP से हमने क्या निकाला, GNP निकाला, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या बताया था, जल्दी बताओ हाँ है ना। इसका फॉर्मूले 2 बताए थे मैंने, अब दोनों में से कोई भी एक लिख देता हूँ, GDP प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों वाला बताया था, कितना पैसा बाहर गया, कितना पैसा हमारे देश में आया, वही तो है ना। अब इसके बाद क्या करा था हमने, इसके बाद हमने NNP MP निकाला था, याद है। एक पूरा रास्ता एक ही पेपर पे जान लो शॉर्ट टिक में, है ना। तो यहाँ पे क्या करा था, इसको निकालने का तरीका क्या था, GNP में से डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास को माइनस कर दिया था। इसका फॉर्मूला बताया था ना, मूल्य ह्रास घटा देते हैं, जो भी फाइनेंशियल ईयर का डेप्रिसिएशन होता है वो माइनस कर देते हैं। यहाँ तक आ गए थे। फिर अगली मंजिल क्या थी, NNP फैक्टर कॉस्ट, जो हमारा लास्ट ऑप्शन था। और ये कैसे निकालते हैं, इसको मैं निकाल सकने का तरीका ऐसे लिख देते हैं, NNP MP माइनस, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ NIT का मतलब समझ गए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बताया था ये तो पीछे बताया है, ये लिखा देखो तुम्हारे सामने, है ना। तो इसे बार बार मैं लिख नहीं रहा। आगे जल्दी बताओ, फटाफट बताओ हाँ है ना। क्या इतनी पॉइंट समझ में आ गए आपके? क्लियर है? तो इस तरीके से हमने क्या करा, देश की यही जो वैल्यू निकल के आती है, मैंने पहले ही बताया था, यही अपनी मंजिल है, यही क्या है, देश की राष्ट्रीय आय, तो गणना कर लिया। तो ये था पूरा राष्ट्रीय आय को निकालने का तरीका, किस तरीके से हमारे देश में सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। क्लियर है? जल्दी बताइए सारे बच्चे हाँ है ना। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब समझ में आ गया था ना। मूल्यह्रास क्या होता है, समय के साथ किसी भी वस्तु के उपयोग पर जो हमारा टूट फूट हो रही है या फिर गिरावट आ रही है, किसी भी वस्तु के समय के साथ गिरावट जो है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। और आपको पता है हर एक चीज में गिरावट होती है ना, के लिए वो डेप्रिसिएशन। आइए अब बच्चों, जब हम राष्ट्रीय आय तक पहुंच गए तो अब आप मुझे बताओ, क्या इससे हम अब देश का प्रति व्यक्ति आय नहीं निकाल सकते? ये निकाल लो भाई। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको देश की आय पता है और मैं बोलूं बता भैया एक आदमी कितना कमा रहा है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, इसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, ये भी निकल जाएगी अब तो। अरे कुछ नहीं करना, अरे कुछ नहीं करना, इसका फॉर्मूला क्या बन गया, देश की आय को जनसंख्या में बांट दो। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बन गया, देश की आय को, यानी कि अगर हम राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से भाग कर दें तो क्या मिल जाएगा, जल्दी बताओ। डिवाइडेड बाय देश की पॉपुलेशन, देश की जनसंख्या। तो आपको पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति औसतन कितना रुपया कमा रहा है एक साल में। सही बात है? जल्दी बोलो हाँ है ना। यानी कि आपने देश की आय को लोगों में बांट दिया, है ना। तो यही फॉर्मूला बन गया प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला। पेपर में ऐसे पूछ लेता है प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला है तुम्हारे सामने, है ना। लेकिन बच्चों ये बताओ, क्या ये फॉर्मूला देश की एक्यूरेट इनकम बताएगा? भैया लोगों की जो आय बता रहा है एक्यूरेट थोड़ी बता रहा है। इसमें तो तुम भी हो, मैं भी हूं, अंबानी साहब भी हैं, रिक्शे चलाने वाला भी है, गरीब से गरीब इंसान, अमीर से अमीर इंसान, सब है।
एक्यूरेट तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो जो कमा रहे हैं वो भी हैं, जो नहीं कमा रहे वो भी हैं, जो बच्चे हैं वो भी हैं, जो बूढ़े हैं वो भी हैं, सब है। ये क्या है? एक औसतन है। ये कैसी इनकम है? एक औसतन इनकम है। याद रखना, है पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि बताओ औसतन आय क्या है। औसतन आय, प्रति व्यक्ति आय को ही हम औसतन इनकम कहा जाता है एक तरीके से, एवरेज इनकम। औसतन मतलब एवरेज इनकम है भाई, ये तो एवरेज ही निकल गया, एक्यूरेट तो है नहीं, है ना। एक्यूरेट थोड़ी है, ये तो एवरेज इनकम है भाई। एक तरीके से जो भी देश की इनकम है उसको हमने 140 करोड़ 145 करोड़ जो भी जनसंख्या उससे भाग कर दिया तो सब में बढ़ गई, है ना। ये थोड़ी कि सभी कमा रहे हैं, ये एवरेज इनकम है। तो हमेशा याद रखना, जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो हमेशा एवरेज इनकम होती है, औसतन आय होती है, ना कि एक्यूरेट इनकम होती है। ये एक्यूरेट इनकम नहीं होती है। क्लियर हुआ? जल्दी से सारे बच्चे बताओ फटाफट, क्या ये पॉइंट क्लियर है? चलिए, अब इसी से जैसे प्रति व्यक्ति आय होती है बेटा, ऐसे ही कुछ और इनकम भी है, वो भी जान लो। आइए, एक इनकम होती है पर्सनल इनकम, नाम में ही आंसर है, पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय, अब ये क्या होता है? नाम में ही आंसर बच्चों, पर्सनल कहते नहीं हो, ये मेरा पर्सनल मैटर है, ये मेरा पर्सनल मामला है, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, ये वही तो है फिर पर्सनल। मतलब बिल्कुल सरल भाषा में समझिए, इसकी परिभाषा इतनी आसान है, पूछिए मत, बहुत ही आसान। एक व्यक्ति ने एक समय में जो भी पैसा कमाया वही उसकी पर्सनल इनकम। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं, एक इंसान है जिसका नाम है श्याम, मान लो ये श्याम नाम का एक इंसान है, ये पूरे साल 5 लाख कमाता है, इसकी आय पूरे साल की 5 लाख है, तो यही इसकी पर्सनल इनकम हो गई, है ना। तो पर्सनल इनकम का मतलब क्या है? एक व्यक्ति की किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में टोटल इनकम, है ना। किसी व्यक्ति के द्वारा एक वर्ष में कमाया गया पैसा, अगर हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड को वर्ष मान लें तो वर्ष का मतलब यहाँ पे टाइम हो गया, है ना। टाइम को ले लिया हमने, एक पर्टिकुलर टाइम में कमाया गया पैसा ही क्या है? पर्सनल इनकम, है ना। तो वो इसकी परिभाषा। तो पर्सनल इनकम को हम कैसे लिख सकते हैं? किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा निश्चित समय में कमाई गई है। भाई किसी निश्चित समय में तो कमा रहा है, वो एक पर्टिकुलर टाइम में तो कमा रहा है ना। निश्चित समय में कमाया गया पैसा, या अर्जित आय, शुद्ध हिंदी में कहो तो अर्जित आय हो जाएगा। निश्चित समय में अर्जित आय क्या कहलाती है? उसकी व्यक्तिगत आय कहलाती है। जल्दी बताइए, हाँ है ना। यानी कि एक इंसान एक समय में जो पैसा कमाता है उसकी व्यक्तिगत आय है। आगे बात समझ में? फटाफट बताओ सारे बच्चे, क्या इतनी पॉइंट क्लियर है आप सब बच्चों को? जल्दी बोलिए, हाँ है ना। क्या ये पॉइंट क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो एक मजेदार चीज, अगर मैं आपसे ये बोलूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं, ध्यान सुनना, कि देश की आय, देश की आय, पूरे राष्ट्र की, हमारे भारत की आय, ऐसे मान लो मैं तुमसे बोलूं पूरे भारत की आय 10 लाख करोड़ है, मान लो मैं आपसे बोलूं हमारे पूरे देश की आय 10 लाख करोड़ है, ऐसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपसे, और मैं बोलूं अब ये बताओ, इस भारत में एक व्यक्ति है जिसका नाम है सोहन, कोई भी एक व्यक्ति है, सोहन, मोहन, कुछ भी ले लो, बताओ ये कितना रुपया कमाता है एक साल में? निकाल लोगे? उल्टा कर दिया मैंने इस बार। भाई देखो, हम सबकी आय को जोड़ के देश की आय तो मिल जाएगी, लेकिन मैं तुमसे बोलूं कि इस देश की आय 10 लाख करोड़ है, बताओ सोहन कितना कमा रहा है? निकाल लोगे? बताओ, निकाल लोगे? अब कैसे निकालोगे बेटा? कैसे निकालोगे बताओ? पॉसिबल ही नहीं है निकालना। कहाँ से निकालें, कहाँ से शुरू करें? सोचने वाली बात है ना। ऐसा तो कोई है नहीं भैया, मन से बोल देंगे सोहन इतने रुपए कमा रहा है, उतने रुपए कमा रहा है, ऐसे थोड़ी करते हो, तो मन से थोड़ी कर दोगे, है ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मैंने बोला कि देश की राष्ट्रीय आय है इतने रुपए, बताओ श्याम की व्यक्तिगत आय क्या है? अब कैसे करें? तो उल्टा ही है, उल्टा हिसाब हो गया।
तो भैया आप देखो इसका कोई ना कोई तो तरीका होगा। बच्चों एक बात सोचने की है, क्या भाई, अगर कोई ऐसे कह दो, अगर 10 नंबरों को जोड़ के 100 आया, है ना, तो भाई उल्टा भी तो मैथ में होता है। जब 10 नंबरों का योग 100 है, अब मैं बोलूं कि बताओ 5 नंबर ये हैं, छठा नंबर वो 9 नंबर ये हैं, 10वां नंबर कौन सा, तो निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। भाई मैंने आपसे बोला 10 नंबर है, उनका योग 100 है, मैं बोलूं 9 नंबर तो ये रहे, बताओ 10वां कौन सा है, उल्टा भी निकाल सकते हैं, है ना, निकाल तो सकते हैं, निकाल तो सकते हैं। सही बात है बच्चों, जल्दी बोलो हाँ है ना। लेकिन कुछ ना कुछ तो तरीका होगा, कोई तो तरीका होगा। अब ये निकाल तो सकते हैं, लेकिन भैया इतना आसान नहीं है कि मैं और आप एकदम से निकाल दें। इसका भैया कुछ ना कुछ तो जुगाड़ होगा, कुछ ना कुछ तो रास्ता है, कुछ ना कुछ तो रास्ता है, लेकिन रास्ता थोड़ा टेढ़ा है। तो इसका ना एक फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला है जो मैंने नहीं बनाया, ना आपने बनाया, हमारे इकोनॉमिस्टों ने बनाया। कभी कभी क्या होता है, जब आप पेपर में जाते हैं तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। बताओ, अगर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, किसी देश की राष्ट्रीय आय में और व्यक्तिगत आय में क्या संबंध है, तुरंत सीधा क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है पेपर में। और फॉर्मूला एक बात तो क्लियर हो रही होगी कि एक या 2 लाइनों का तो होगा नहीं, थोड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला होगा, क्योंकि भैया कहाँ से कहाँ को आना है सोचो, है ना। और उसका इलाज सिर्फ एक है, रट्टा मारो आगे बढ़ो। तो भैया पेपर में आया है, अगर आप चाहते हो वो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ गया और तुम बना लो, तो इसका इलाज है उस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आप नहीं याद करेंगे तो कोई बात नहीं, जो याद करे बैठा है वो बना लेगा। बस सीधी सी बात है, तुम नहीं करोगे तो कोई और बनाएगा ना, है ना। तो चलिए, तो मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं जो आपको याद करना है, अब इसे रटना ही पड़ेगा। ये रहा, बिना सर पैर का थोड़ा फॉर्मूला है, जैसा है वैसी रट लेना, पहली बता रहा हूं, है ना। ये लिखा है, तो व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय को पीआई कहा है। पीआई माने पर्सनल इनकम, शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं पीआई। पीआई माने पर्सनल इनकम, है ना। अब राष्ट्रीय आय को शॉर्ट फॉर्म में नेशनल इनकम यानी कि एनआई कह देते हैं। तो एनआई मतलब नेशनल इनकम। तो ये क्या है, ये राष्ट्रीय आय है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, राष्ट्रीय आय। तो ये पूरा फॉर्मूला हमारे अर्थशास्त्रियों ने बनाया है। अब पेपर में ये तो पूछेगा नहीं कहां से निकल के आया, है ना, पेपर में पूछेगा होता क्या है, खत्म। तो आपको ये याद कर लेना है। इस फॉर्मूले की एक क्वालिटी और है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। एक तो सीधा फॉर्मूला पूछता है ना। तो जरा एक बार फॉर्मूला पढ़ लो, मजा आएगा। देखो क्या है, पर्सनल इनकम निकालने के लिए एनआई मतलब राष्ट्रीय आय में से क्या करेंगे, कॉर्पोरेट आय कर यानी कि इनकम टैक्स माइनस कर देंगे, जो भी आयकर लगा रही है सरकार, माइनस अवितरित कॉर्पोरेट लाभ, जो हमारा लाभ है जो सरकार ने वितरित नहीं करे वो माइनस कर देंगे, माइनस सामाजिक सुरक्षा योगदान, है ना, सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं इसे, उसको भी माइनस कर देंगे। देख रहे हो सब माइनस हो रहा है, तीनों चीजें माइनस हुई, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ और ये भी माइनस हुआ। लेकिन प्लस हस्तांतरण भुगतान, प्लस किसे करा, ट्रांसफर पेमेंट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ट्रांसफर पेमेंट या हस्तांतरण भुगतान। अब ये क्या होते हैं ये समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि ये क्या होते हैं। ये पेपर में ये भी आया हुआ है आपके एग्जामिनेशन में कि ट्रांसफर पेमेंट है क्या, है ना, ट्रांसफर पेमेंट है क्या। तो अब जरा ध्यान सुनिएगा बच्चों, हस्तांतरण भुगतान कह दो, ट्रांसफर भुगतान ऐसे भुगतान होते हैं जो एक तरफा भुगतान है, मतलब पैसा आया लेकिन बदले में कुछ ना किया, मतलब ऐसा पैसा जो आपको बैठे बैठाए मिल गया, उसे बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट, जिसके बदले आपने कोई भी देश में कुछ भी योगदान नहीं दिया। जैसे बताएं, जैसे बताएं, जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं पहले से आसान भाषा में, एक तरफा भुगतान। कैसा भुगतान, एक तरफा। एक तरफा मतलब समझ रहे हो ना, मतलब पैसा आया है बदले में कुछ नहीं किया। एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे हैं, आपके जीवन से जोड़ता हूं, जैसे छात्रवृत्ति मिली होगी शायद तुम में से बहुत से लोगों को, मिली है ना, स्कॉलरशिप, वजीफा, कुछ किया तुमने इसके बदले देश के लिए, कोई मेहनत की थी, कहीं नौकरी करी थी, कुछ नहीं किया था, बैठे बैठे आ गई सब्सिडी। भाई ट्रांसफर पेमेंट ही तो है सब्सिडी, कुछ किया था तुमने इसके लिए, कुछ भी नहीं किया था, बैठे बैठा ही आ गई। भाई फ्री का पैसा है एक तरीके से, ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या, फ्री का माल, फ्री का पैसा,
जो हमें बैठे बैठे मिल रहा है ना, जिसके लिए हाथ पांव मारे नहीं हमने, बैठे बैठे आ गया। अरे हाँ है ना, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता। बताओ, अब आप बेरोजगार हो तो किसी पे एहसान खोरी कर रहे हो भैया, नौकरी ढूंढो, लेकिन सरकार तुम्हें भत्ता दे रही है जब भी। सही बात है ना, स्कॉलरशिप हो गई, बेरोजगारी भत्ता हो गया, सब्सिडी हो गई, पेंशन, भाई पेंशन भी फ्री का माल है। भाई जब आपकी तुम्हारी उम्र थी तुमने काम किया तो पैसा मिला, लेकिन अब तो रिटायर होके बुजुर्ग हो घर में बैठे हो, कौन सा पैसा ले रहे हो? कुछ काम धंधा करा देश में? कुछ भी नहीं करा। आया समझ में? क्लियर? तो अब ये पैसे कैसे हैं? ये सब ऐसे पैसे हैं जो आपको बिना हाथ पांव मारे बैठे बैठाए मिल गए, जिसके लिए आपने इस देश में कोई योगदान नहीं दिया। और बताता हूं, अब मान लो आपके एक भाई हैं, वो दुबई में गए हैं, नौकरी करते हैं। क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। क्लियर? अब दुबई में जाके उन्होंने पैसा कमाया, पैसा कमा के उन्होंने तुम्हें घर में पैसा भेज दिया। तुम मान लो यहाँ पे रहते हो, तुम यहाँ पे बैठे हो, ठीक है? क्लियर है? जल्दी बताना हाँ है ना। आपके भाई दुबई में नौकरी कर रहे हैं, सऊदी में है, मान लो दुबई में है, सऊदी में है, उन्होंने वहां पे कमाए और तुम्हें भेज दिए। तुमने क्या करा? तुमने क्या करा? तुमने क्या कर दिया? तुमने तो कुछ ना करा। मेहनत वो कर रहा है, कमा वो रहा है, तुम तो बैठे थे घर में, फ्री में आ रहा माल। अरे है ना, फ्री का पैसे तो आ रहा है। तुमने कौन से हाथ पांव मारे? कुछ नहीं किया। ये मेहनत वो कर रहा है ना बंदा, तुमने क्या करा ये बताओ? तुमने कुछ नहीं किया। तो ये भी क्या है? ये भी इसका पेमेंट है, धन प्रेषण बोलते हैं इसे, रेमिटेंस, धन प्रेषण। ये आते हैं पेपर में क्वेश्चन, याद रखियो, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन में, ऐसी सेम। इनमें से कौन सा ट्रांसफर पेमेंट का उदाहरण नहीं है? सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछेगा ये पेपर में क्वेश्चन। ये हल्के मत ले लियो, ना तो रोज आओगे पेपर में बेटा। हाँ ठीक है, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। धन प्रेषण, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, इसे बोलते हैं रेमिटेंस। जो बाहर से हमारे देश में लोग पैसा भेजते हैं, हमारे ही भाई बहन, वो सब किस में आते हैं? वो सब इसमें आते हैं, रेमिटेंस में आते हैं। उसे रेमिटेंस कहा जाता है। विभिन्न योजनाओं से मिला पैसा, जैसे पीएम किसान योजना में सरकार अभी बांट रही है, 6,000 रुपए किसानों को। कुछ कर रहे हैं किसान उस पैसे का? मतलब किसानों ने कुछ किया उस पैसे के बदले? क्या मिला देश को बताओ उसके बदले? मिला होगा आपके घर परिवार में भी, हो सकता है आप किसान परिवार से संबंध रखते हो। भाई सरकार ने आपको 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तें भेजी, भेजी, साल का 6,000 रुपए आ गया किसानों के पास। तो ये बताओ किसानों ने इस पैसे को लेने के लिए बदले में क्या किया? कुछ किया? कहीं हाथ पांव मारे? बताओ कुछ किया? कुछ भी तो नहीं किया। किसी क्षेत्र में योगदान दिया? घर में पड़े थे, आ गया खाते हैं पैसा। कुछ भी ना करा, बैठे बैठाए का पैसा। ये जो बैठे बैठाए वाला पैसा है ना, ये जो बैठे बैठाया वाला पैसा आपके खाते में आ रहा है, तो यही होता है एक तरफा। नाम में पढ़ लो ना, एक तरफा भुगतान। एक तरफा क्यों बोला गया? क्योंकि आपके पास आया है लेकिन आपने कुछ नहीं किया उसके बदले, तो वो एक तरफा भुगतान है। क्लियर है? तो ऐसा पैसा जो आपको बैठे बैठाए मिले, जिसके लिए आपने कोई भी योगदान ना करा हो देश की इकोनॉमी में, वो एक तरफा भुगतान या ट्रांसफर पेमेंट कहलाता है। ये जो 6,000 रुपये मिले हैं ना किसानों को, अब मैं तुमसे बोलूंगा, जाओ 6,000 रुपये तुम कमा के लाओ, पता चलेगी तुम्हें। 6,000 रुपये कमा के लाओ बेटा, पता चलेगी तुम्हें। कहीं पे भी चला जाना कमाने, पता चल जाएगी तुम्हें, नानी याद आ जाएगी बेटा 6,000 रुपये कमाने में। मजाक नहीं कर रहा मैं, सच बोल रहा हूँ। कितने बड़े शहर में रहते हो, कम से कम इज्जत के साथ तुमसे 8 से लेकर 10 घंटे रोजाना 15 दिन तो काम कराएगा। बड़े से बड़े शहर में चले जाना तुम, 15 घंटे काम करवाएगा तुमसे, तो जाकर देखा 6,000 रुपया। करके देखो, पता चलेगी। घिस देगा तुम्हें पूरा, पूरा घिस देगा। समझ रहे हो? हम्म।
तो भैया कुछ करने के ही तो पैसा मिलता है, बिना करे थोड़ी मिल रहा है भाई। जब तुम हाथ पांव मालोगे, अब तुम्हारे मम्मी पापा हैं घर परिवार में, माता जी हैं, पिताजी हैं, हो सकता है आपके भाई बहन भी नौकरी चाकरी करते हैं, उनसे पूछना, पूरे दिन जाते हैं सुबह को 8 बजे और रात को 8 बजे 9 बजे 10 में घुस रहे हैं, ठीक है, और तनख्वाह कितनी मिलती है? बहुत से घर परिवारों में देख लेना तुम, पूरे दिन पूरे महीने मेहनत करके लो भैया 8,000 रुपये, लो भैया 12,000 रुपये मिली। भैया पैसे कमाने में पता चलता है क्या मेहनत है। ये शून्य बढ़ाना आसान है, बस ऐसे गोल गोल घुमाना, इन शून्यों को पाना ही बहुत मुश्किल है बेटा। आया समझ में? इसलिए मैंने बोला एक तरफा भुगतान है, क्योंकि बदले में आपने कुछ नहीं दिया भाई। सरकार ने आपको 6,000 रुपये दिए, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया 6,000 के लिए? आपने तो कुछ भी नहीं किया। सही बात है ना बेटा, आपने तो कुछ भी नहीं किया। आपको स्कॉलरशिप मिली, आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई तो इतने सारे बच्चे कर रहे हैं यार, लेकिन सरकार ने तुम्हें क्या करा? तुम्हें मान लो फॉर एग्जाम्पल आप कमजोर वर्ग के हैं, SC ST कैटेगरी के हैं, या आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई लिखाई में, आपने बहुत अच्छा पढ़ाई करा, तो सरकार ने खुश होकर आपको स्कॉलरशिप दी जिससे कि आगे पढ़ सको। मान लो आपके खाते में 20,000 रुपये भेज दी सरकार ने, स्कॉलरशिप दे दी, बदले में तुम मुझे कमा के दिखा देना 20,000 रुपये, तुम पता चल जाए कि तुम्हें 20,000 कमाने में कितनी मेहनत है, पता चल जाएगी तुम्हें अच्छे से। और उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं पता है? हम सिर्फ एक ही काम करते हैं, बुरा मत मानना, जो मैं बोल रहा हूँ सच्चाई बोलूंगा, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है क्योंकि मैं सच बोल देता हूँ ना कभी कभी। हम सिर्फ गाली बकते हैं, सिर्फ गाली। भारत में सिर्फ एक ही चीज फ्री में मिलती है, गाली। पता है? सरकार ने भेजे, सब्सिडी मिली 200 रुपए, अरे कितनी बेकार सरकार है, पहले तो 500 रुपए आती सब्सिडी, अब 200 आ रही है। वो ये नहीं देखता कि 200 आ रही है, उसे ये दिख रहा है उतनी क्यों नहीं आ रही। अरे जो आ रही है वो रख ले, वो नहीं दिखेगा उसे। जो आ रही है उसमें खुश तो है ही नहीं उसे तो वो चाहिए जो नहीं आ रही, जो पहले थी। बस खत्म। ये है मुसीबत ना, क्योंकि फ्री का माल है ना, फ्री का माल है, इसलिए पट 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 मुंह का ढक्कन चला दो। अगर यही सरकार बोले जा बेटा कमा के आ जा रहा तू, इसे जो तेरे वजीफे आए ना 5,000 रुपए ला इधर वापस कर, अब तू पढ़ अपना पैसा खर्च कर, तो औकात समझ में आएगी इंसान को कि क्या होती है मेहनत, कहां से आ रहे हैं 4,000, कहां से आ रहे हैं 5,000। सही बात है ना बेटा? क्लियर है? हाँ। तो हमारे देश में लोगों को सिर्फ एक ही चीज आती है, सामने वाले के ऊपर उंगली उठानी। कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखते, बस ऐसे करके तू बुरा है, तेरे कारण ऐसे हुआ, तेरे वजह से ये हुआ। अरे खुद भी देख ले भाई, फेल हुआ तो पेपर भारी था। सही बात है ना बच्चों? फेल हो गए तो पेपर भारी था, पेपर भारी था, लेट हो गया, स्टाफ खराब था, वहां पे टीचर मास्टर खराब थे, ट्यूशन वाले ने गलत पढ़ाया, सब बुरे हैं। कभी अंदर भी झांक के देख लो तुमने कितने अच्छे से पढ़ाई की थी। बस ये है। तो हमारे देश के लोगों ने एक धंधा बना रखा है, अपनी गलती दूसरे कंधे पे थोप देना। आहा, हम बच गए, हम तो बहुत अच्छे थे। सही बात है ना? तो जब तक, एक बात और बता दूं, अगर आपको वास्तव में नौकरी लेनी है ना, अब वास्तव में नौकरी लेनी है, तो इसी गलती को सुधार लो। अपनी कमियों के ऊपर काम जो कर गया वो नौकरी ले लिया, चाहे वो पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे इस जीवन में जीने वाला इंसान हो, वो हमेशा सफल है जिसने अपने अंदर झांक के काम करा। बच्चों एक बताओ, सच सच तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा सब बच्चों से, सच बताना, सच बताना, तुम में कभी अपने अंदर आपको कमी नजर आती है? नहीं आएगी। आपको हमेशा सामने वाले में कमी आती है। ये देखो कितनी दारू पीता है, ये देखो कितनी बीड़ी पीता है, ये देखो कितनी सिगरेट फूकता है, ये कितना तंबाकू खाता है। 100 ऐब नजर आ जाएंगे उसके, 100 कमियां नजर आ जाएंगी। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं एक काम करो, एक कॉपी पेन लेके आज अपनी कमियां लिखना,
और अच्छाइयाँ लिखना, फिर देखना तुम लिख के देख लेना, पता चल जाएगी। कोई नहीं करता ये काम कोई नहीं करता होगा। सही बात है ना बेटा? तो वही चीज है ना, सामने वाले पे उंगली उठाना बड़ा आसान काम होता है बेटा, लेकिन उसके ऊपर उसको अपने अंदर देख के उसे दूर करना ही सबसे मेहनत वाला काम है। और मेहनत कौन करना चाहे आज के युग में? सही बात है ना? क्लियर है? चलिए आओ, जिन बच्चों को पता है अपनी कमियां उन पे काम करो बेटा। अच्छी बात है, आप अगर आप ऐसे हैं कि आपको पता है अपनी कमियां, तो उनके ऊपर काम भी करना शुरू करो। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि जो है मैं पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहा हूँ, मुझे जो है इस समय पढ़ना चाहिए था, मैं आज ज़्यादा सो गया। तो इसकी लिस्ट बनाओ, डेली लिस्ट बनाओ, एक कापी पेन लो, सबसे पहले यही करो, आज क्या हमने हासिल किया और क्या खोया, तो उसके ऊपर काम करो ना भाई। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, उसके अंदर आपको पता है कमी है, तो आप क्या करोगे? उसे सिखाओगे ना, आगे बढ़ने का सिखाओगे ना, बेटा ऐसे नहीं करते, बेटा ऐसे नहीं करते। तो वही आपको करना है। आपको पता है मेरी गड़बड़ ये है कि हाँ मैंने आज जो है पढ़ाई में रिवीजन नहीं करा, हाँ मेरी गड़बड़ ये है कि आज मैंने मैथ के क्वेश्चन नहीं लगाए, हाँ मेरी गड़बड़ ये है कि मैंने आज ये नहीं करा। तो ऐसे गड़बड़ गड़बड़ कहने से और सोच के बैठ जाने से तो कुछ नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अब आप पेपर देने जाते हो, कई बार बच्चे देखता हूं मैं, बेचारे फेल हो जाते हैं पेपर में, हो ही जाते हैं, क्या करा जाए, मजबूरी हो जाती है। आप फेल हो गए, अब फेल हो गए, अब परेशान बैठे हैं, सर बताओ हम फेल हो गए, फेल हो गए, फेल हो गए, फेल हो गए। सही बात है ना? अब एक बात बताओ, क्या फेल होने से तुम पास हो जाओगे? इसको सोच सोच के नहीं ना। अरे कॉपी पेन लो, बैठो, क्यों फेल हुआ, कारण बता, यहां काम करना है। फेल हो गया, ठीक है हो गया, कोई बात नहीं, अगले साल फॉर्म आएगा, फिर भरूंगा, फिर भरूंगा, फिर से नौकरी आएंगी, भागी नहीं जा रही। लेकिन ये गड़बड़ क्यों है कि मैं हुआ क्यों, इस पे कौन काम कर रहा? इस पे काम करना है। स्पीड कम थी, स्पीड पहला नंबर, गलतियां सुधारो। कॉन्सेप्ट कम थे, कॉन्सेप्ट पे काम करना है। फिर उनके ऊपर एक एक करके आक्रमण करो, उसे मजबूत बनाओ। सही बात है ना बेटा? तो ऐसी तो आप सुधरेंगे, और क्या सुधरेंगे? अगर आप ये सोचते रहोगे मैं फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया, तो बेटा वो तो गलत चीज है। वो तो फेल हो गए तो फिर अगली बार भी हो जाओगे। तो इसे पास में कन्वर्ट करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। देखो मेहनत करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है? आप भी देखो अपने ऊपर कितना मेहनत करते हो। तो जाके आपको सरकारी नौकरी का सपना मिलेगा। तो यहां देखिए, यहां पे आप ये तो देख रहे हैं कि पैसा तो आया है, लेकिन बदले में हमने कोई मेहनत ही नहीं करी यार। सही बात है ना? हमने मेहनत करी बच्चों, बदले में कोई बताओ, कोई मेहनत नहीं करी। सब्सिडी आ गई, खाते में खुशी खुशी आ गई, कुछ हाथ पांव नहीं मारे, बैठे बैठे आ गई, है ना। बेरोजगारी भत्ता मिल गया, कोई हाथ, वैसे बेरोजगार था बेचारा, वो बैठे बैठे मिल गया, है ना। छात्रवृत्ति आ गई, बैठे बैठे पैसा आ गया, कुछ हाथ पांव मारे ही नहीं। तो यही तो है एक तरफा भुगतान, जिसके लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं और बस पैसा आए जा रहा है। तो याद रखना, ऐसे पेमेंट को ही बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, आप बस दिमाग में ये बात लिखो। क्या दिमाग में लिखो? कि अगर पैसा आया है, उसके बदले हमने कोई भी हाथ पांव नहीं मारे, मेहनत नहीं करी, कुछ देश में योगदान ही नहीं दिया, तो यानी कि हम क्या हैं, वो एक तरफा भुगतान में आएगा। और ये हर जगह लगता है बेटा, है ना। तो याद रखना, उसको यहाँ पे प्लस करा गया। देखो फॉर्मूले में क्या लिखा है, प्लस, जोड़ दिया गया है। क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ या ना। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, जल्दी बताइए हाँ या ना। तो अब एक क्वेश्चन तो देखो डायरेक्ट ये पूछता है पेपर में कि इसका फॉर्मूला लिख देगा, बताओ फॉर्मूला क्या है। तो एक क्वेश्चन और आता है, पता है क्या? एक क्वेश्चन ये आता है कि बताइए, जब राष्ट्रीय आय से व्यक्तिगत आय निकालते हैं तो वो कौन सी एकमात्र चीज है जो जोड़ी जाती है? तो देख लो बच्चों, फॉर्मूले में सम माइनस सम माइनस सम माइनस, एकमात्र चीज जो जोड़ी जाती है। जल्दी बताओ सारे बच्चे, जो जोड़ी जाती है वो क्या है? ट्रांसफर पेमेंट। सिर्फ एकमात्र चीज है जो जोड़ी जाती है सूत्र में, वो है ट्रांसफर पेमेंट। ये क्वेश्चन भी आया है, हो सकता है ये सेम क्वेश्चन तुम्हें टेस्ट में मिल जाए देखने को। अभी टेस्ट बोला था, याद है? बोल तो नहीं गए टेस्ट वाले? हाँ भाई, टेस्ट का याद है? भूल गए कहीं पता चला, भूल गए छुट्टी टेस्ट की? टेस्ट तो नहीं भूले ना? रेडी हो ना टेस्ट के लिए? जल्दी बोलो सारे बच्चे, फटाफट आया ना। टेस्ट की तैयारी चल रही है?
चलो आ जाओ, देखो भाई, अब अपना याद है ना, हाँ जी वेरी गुड। अब सुनो मेरी बात, तो अपने राष्ट्रीय आय टॉपिक में अगर बात करें तो मुख्य रूप से वो सारी कहानी हमने पढ़ ली आपके साथ आज मिलकर, वो सारी कहानी पढ़ ली जो इस टॉपिक से संबंधित है। अब कुछ रट्टाफिकेशन वाले पॉइंट हैं, जल्दी जल्दी इसे करो और आज इस टॉपिक को खत्म करके कल टेस्ट लेते हैं फिर, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो राष्ट्रीय आय क्या होता है परिभाषा में बता चुका था, है ना। अब बच्चों कभी कभी ना सीधे सीधे फैक्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन ये रहे, ऐसे पूछ लेगा भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय किसने नापी, आजादी के बाद राष्ट्रीय आय किसने नापी, है ना। ऐसे करके हमारे जो है बेटा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये याद करने वाली चीजें हैं, वो लिखा भी है, मैं फटाफट बता के देता हूँ, समझा देता हूँ। तो भारत में बच्चों सबसे बार पहले राष्ट्रीय आय को, हाँ राष्ट्रीय आय को नापने का कार्य किसने किया, दादा भाई नौरोजी। रट्टा मारो आगे बढ़ो, किसने किया, दादा भाई नौरोजी। नाम सुने हो ना दादा भाई जी का। तो दादा भाई नौरोजी वही हैं जिन्होंने 1867 से 68 में क्या करा था, पहली बार राष्ट्रीय आय को नापा था। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय को मापने का कार्य किया, ठीक है। और जब इन्होंने बच्चों राष्ट्रीय आय को नापा था उस समय इन्होंने प्रति व्यक्ति आय भी निकाली, तो उस समय मात्र 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी बच्चों, सोचो। यानी कि कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति एवरेजली 20 रुपया कमाता था मात्र, है ना। लेकिन भाई उस समय देखो कितनी पुरानी बात है। फिर धीरे धीरे समय बढ़ा और समय बढ़ते बढ़ते एक व्यक्ति आए VKRV राव, और इन्होंने बच्चों राष्ट्रीय आय को मापन किया हमारे देश में वैज्ञानिक तरीकों से। कौन से तरीकों से, वैज्ञानिक। जो मैथ के नए नए कॉन्सेप्ट आ गए ना, साइंस और मैथ वाले कॉन्सेप्ट लगा के राष्ट्रीय आय को नापा। तो पेपर में क्वेश्चन पूछेगा भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय किसने नापी, तुरंत आंसर लगाएंगे, तुरंत आंसर लगाएंगे दादाजी ने। दादाजी बोले तो दादा भाई नौरोजी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय वैज्ञानिक तरीकों से किसने नापी, तो तुरंत आंसर लगाएंगे प्रोफेसर VKRV राव ने नापी। किसने नापी बेटा, प्रोफेसर VKRV राव ने। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भारत में राष्ट्रीय आय को आजादी के बाद पहली बार किसने नापा, तो बच्चों आजादी के बाद अगर बात करें तो हमारे एक व्यक्ति हैं PC महालानोबिस। सुना है नाम, प्रोफेसर PC महालानोबिस। इन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक कहते हैं। 1949 में इन्होंने क्या करा था, राष्ट्रीय आय को नापा था। क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ है ना। तो पहली बार आजादी के बाद कौन है, PCM से याद करो, PC महालानोबिस का शॉर्ट फॉर्म PCM, है ना। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बनाते ना ऐसे कहीं, है ना। तो PCM बाबू ने नापी थी। अब बच्चों जब इन्होंने राष्ट्रीय आय को नापा तो इन्होंने एक विचार दिया। इन्होंने बोला बेटा जब हर साल राष्ट्रीय आय को नापना है तो एक संस्था बना लो, एक संस्था बना लो, है ना। और इन्हीं के विचारों से हमारे देश में एक कमेटी बनी जिसे बोला गया महालानोबिस कमेटी। क्या बोला गया बच्चों, महालानोबिस कमेटी बोला गया, देखो लिखा भी है। और इन्हीं के विचारों से इसी कमेटी ने भारत में एक संस्था का जन्म किया जिसे बोलते हैं CSO। क्या बोलते हैं, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कह दो, है ना। और ये बनाया गया था 1951 में। और 1951 में एक तरीके से हमने ये समझ लिया कि इनको इस संस्था को बनाया गया जिससे कि देश में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को निकाला जा सके। क्लियर। अब हुआ क्या, अब एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, बताओ CSO ने पहली बार राष्ट्रीय आय के आंकड़े कब निकाले, तो रट्टा मारो आगे बढ़ो, 1956 में खत्म। तो CSO ने पहली बार राष्ट्रीय आय के आंकड़े कब निकाले थे, 1956 में निकाले थे। अब हुआ क्या, सब कुछ सही चल रहा था बच्चों, बढ़िया चल रहा था, शानदार। हर साल ये संस्था CSO जिसका नाम है राष्ट्रीय आय नाप रही थी, प्रति व्यक्ति आय नाप रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन 2019 में एक बहुत बड़ी घटना घटी। 2019 में हमारी भारत सरकार ने क्या करा, ये जो संस्था थी CSO इसे उठाया, प्लस एक संस्था और थी बच्चों हमारे देश में पहले, शायद आपने कभी सुना हो, NSSO। क्या नाम था, NSSO। ये सर्वे करती थी देश में, इसका नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, है ना। सर्वे जैसे देखा होगा पहले हमारे सर्वे नहीं होता था, गांव में होता था जा जाके कि जनसंख्या के लिए सर्वे हो रहे हैं, है ना, कितने बच्चे हैं घर में, कितने को ड्रॉप पिलाई पोलियो की, ऐसे सर्वे वाला काम था इस संस्था का। तो सरकार ने क्या करा, इन दोनों को 2019 में उठा के आपस में मिला दिया और एक नई संस्था बनाई, इन दोनों का विलय कर दिया, एक नई संस्था बनाई जिसे बोलते हैं वर्तमान में NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। याद आया, CPI, याद आया CPI, ये वही तो है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, CPI। तो CPI को बनाया गया है, वो सॉरी NSO को बनाया गया। ये वही संस्था है जो देश में
सीपीआई के आंकड़े जारी करती है, और ये वही संस्था है जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े जारी करती है। क्लियर? तो यहां से देखा जाए तो देखो वही बात लिखी है, एट प्रेजेंट हमारे देश में कौन नापता है राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय? एनएसओ ही नापता है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ही राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े निकालता है। अब देखा जाए तो 4 क्वेश्चन बन गए। कैसा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन, देश में पहली बार राष्ट्रीय आय के आंकड़े किसने निकाले? दादाजी को याद करो। वैज्ञानिक तरीकों से किसने निकाले? वीकेआरबी को याद करो। आजादी के बाद किसने निकाले? पीसीएम को याद करो। वर्तमान में कौन जारी करता है? तो एनएसओ को याद करो। कौन जारी करता है? एनएसओ को याद करो। क्लियर? आगे बात समझ में? जल्दी बोलो फटाफट सारे बच्चे, हाँ है ना? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया है? सारे बच्चे बताएंगे यस और नो। इससे पहले मैंने आपको देखो एक चीज पढ़ाई थी, जीडीपी। उसमें मैंने आधार वर्ष पढ़ाया था, याद है? जीडीपी का आधार वर्ष बताया था 11-12, याद आ रहा है? तो बच्चों अब आप मुझे बताइए, क्या भाई राष्ट्रीय आय की जो गणना होगी, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं, आप ही मुझे बताओ क्या राष्ट्रीय आय जीडीपी के बिना संभव है? देख लो तुम्हारे सामने ही आंसर। भाई राष्ट्रीय आय तक पहुंचने के लिए बिना जीडीपी का सहारा तो नहीं ले सकते, जीडीपी तो निकालना ही पड़ेगा, है ना? तो यानी कि जो आधार वर्ष जीडीपी का है वही आधार वर्ष किसका होगा? राष्ट्रीय आय का होगा। तो पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ जीडीपी का आधार वर्ष कितना है ना? राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष कितना है? तो सबका आंसर क्या है? सबका एक ही आंसर है, क्या है भैया? 11-12। देखो वही बात लिखी है, और ये हमने 2015 में अपनाया था। लेकिन वही बात मैंने कल बताई थी, क्या कि अभी वर्तमान में सरकार ने बोला है हम इसका आधार वर्ष बदलने जा रहे हैं, अगले साल से बदल जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 से 23 हो जाएगा। तो ये सब बातें वही तो लिखी हैं, और क्या लिखी है? देखो वही लिखा है कि 11-12 आधार वर्ष है, वर्तमान में है। फिलहाल जब बदलेगा, जब देखी जाएगी, वो मैंने कल ही बताया था। क्लियर है? जल्दी बोलिए हाँ है ना? अब बाकी तो सब ये पढ़ चुके हो आप। राष्ट्रीय आय की विधियां 3 है, वो मैंने आपको कल बताया था नहीं बताया था? जल्दी बोलिए हाँ है ना? ठीक। बाकी मैं आपको फिर बता चुका था ये मेथड क्या होता है, ये भी बताया था, आय विधि क्या होती है, सब मैं पढ़ा चुका हूँ। व्यय विधि क्या होती है ना? जीडीपी क्या होता है, सब पढ़ चुके हो आप। ये पढ़ चुके हो जीएनपी क्या होता है, ये देखो एनएनपी क्या होता है, एनएनपी फिर ये आज हमने पढ़ा दिया था। ये देखो ये रहा, इसकी कहानी भी रही। सारे देख लो, पीडीएफ में भी देख लो। डेप्रिसिएशन क्या होता है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फिर हमने प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, पर्सनल इनकम क्या होती है ना? ये सब हमने आपके साथ मिलकर आज यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो पहले मुझे बताओ कि सारी बातें क्लियर हैं? क्लियर हैं? एक छोटी सी पॉइंट और है, वो और ध्यान रख लो, पर्सनल इनकम से ही संबंधित है। क्या? इस टॉपिक का खत्म कर देते हैं पूरा। बच्चों पर्सनल इनकम से संबंधित एक आय और होती है डिस्पोजल इनकम। डिस्पोजल इनकम, ये और फॉर्मूला है, ये भी पेपर में आ जाता है। प्रायोज्य आय, प्रायोज्य आय, ये टॉपिक खत्म, कल टेस्ट। प्रायोज्य आय ये क्या होती है बताते हैं। ये बहुत आसान है बच्चों, इसका एक फॉर्मूला है। जो पर्सनल इनकम है, भाई आप ही बताइए, अगर कोई व्यक्ति एक साल में पैसा कमा रहा है, जैसे मान लो अभी एक व्यक्ति है कोई, वो एक साल में 10 लाख रुपए कमाता है, ठीक है? तो क्या उस पर सरकार को टैक्स नहीं देगा? सरकार को टैक्स भी तो देगा। तो टैक्स वैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है वही है क्या? प्रायोज्य आय। क्लियर? काटा पीटी करके जो हाथ में पैसा आया। क्लियर? यानी कि माइनस कर दो आयकर, आयकर एवं अन्य भुगतान, कोई भी भुगतान, जैसे मान लो उसका पीएफ कट गया, है ना, एवं अन्य भुगतान। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल जहां वो नौकरी करता है वहां पे सरकार ने पीएफ काट लिया, है ना, या एनपीएस का पैसा, आजकल देखते होंगे पेंशन स्कीम में पैसा काट लेती है सरकार, एनपीएस जिसे बोलते हो, पैसा काट लिया, है ना, क्लियर? तो उसे हम माइनस कर देंगे, एवं अन्य भुगतान। मतलब सिंपल वे में जो बचे कुचे जो भुगतान है सब काटा पीटी करके जो पैसा बचेगा, जो उसके हाथ में आएगा, जो उसके खाते में आएगा, वही है डिस्पोजल इनकम। क्लियर है? ये भी आप याद रखेंगे, यानी कि कटौती के बाद पैसा, जो कट पिटने के बाद जो पैसा बचता है वो डिस्पोजल इनकम है, प्रायोज्य आय है, और कटौती से पहले का पैसा व्यक्तिगत आय है। आया समझ में? जल्दी बोलो सारे बच्चे, हाँ है ना? और देखो इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जीडीपी डिफ्लेटर कल मैंने बताया था, है ना? जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल रियल, मैंने सब बातें आपको कल की क्लास में पढ़ा दी। और मैंने आपसे एक बात बोली थी, क्या याद है? याद है या भूल गए? मैंने आपको आज से 5 दिन पहले ही या 4 दिन पहले ही बोल दिया था कि जिस दिन ये टॉपिक खत्म होगा उस दिन तुम्हारा जितना मैंने पढ़ा दिया वहां तक का टेस्ट होगा।
क्लियर है? वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा ये बातें। मैंने पहले ही बोल दिया था जिस दिन ये टॉपिक ख़त्म होगा उसके अगले दिन टेस्ट होगा। अब भैया मैंने जब शनिवार को ही बोल दिया, मुझसे मत ये बोलना आपने बताया नहीं। नेक्स्ट डे टेस्ट है, आज टॉपिक ख़त्म, कल रेडी हो जाओ, कल टेस्ट, खेल ख़त्म, है ना? और कितना होगा ये भी जान लो। टेस्ट जो होगा कल हमारा, कल टेस्ट है। जितना मैंने पढ़ाया वहां से लेकर, कौन सा टॉपिक तक बोला था मैंने? बोला था इससे पहले वाले टॉपिक से, है ना? यानी कि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पढ़ा था ना, यानी कि स्टार्टिंग से शुरू करके इन्फ्लेशन तक। चलो नेशनल इनकम वाले क्वेश्चन नहीं लेके आ रहा मैं, इन्फ्लेशन टॉपिक, मुद्रास्फीति तक। तो इन्फ्लेशन टॉपिक तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है आप अच्छे से तैयारी करिए, और कल एमसीक्यूज लेके आएंगे, क्वेश्चन लेके आएंगे, टेस्ट में क्वेश्चन देखेंगे, है ना? नेशनल इनकम हम नहीं ले रहे आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि नेशनल इनकम अभी खत्म हुआ है इसलिए, ठीक है? तो पढ़ के आना, पहले टॉपिक से लेकर इन्फ्लेशन तक का टेस्ट होगा जिसमें सब कुछ मिक्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो रेडी हो जाओ टेस्ट के लिए। मिलते हैं फिर कल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।